नमस्कार, मैं निर्मल रतनलाल वैद। आज हम भारत की उस पर्सनालिटी से बात करने जा रहे हैं जिनसे मेरा संबंध पिछले लगभग 35 वर्षों से है। आप कला संस्कृति, फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविज़न इंडस्ट्री, नोएडा फिल्म स्टूडियो के जनक जिन्हें कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप मारवा स्टूडियो, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट, एशियन फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट के फाउंडर डायरेक्टर, यहाँ से हज़ारों की संख्या में फिल्म इंडस्ट्री में हर कला में एडिटिंग, डायरेक्शन, एक्टिंग, कैमरा, जितनी विधाएं हमारी फिल्म और टेलीविज़न इंडस्ट्री की हैं वो सब यहाँ से सीख के जाते हैं। आप एक टीचर हैं, मेंटर हैं हज़ारों लाखों लोगों के, और भारत की कला संस्कृति के आप ब्रांड एम्बेसडर हैं पूरी दुनिया के लिए। ऐसा कोई देश नहीं होगा जिसके एम्बेसडर आपके पास यहाँ ना आ चुके हों। तो ये है संदीप मारवा जी। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और बड़ी खुशी है कि मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ और आज की ये बातचीत लाखों लोगों तक पहुँचेगी और आपके द्वारा दिया हुआ ज्ञान, आप अद्भुत पर्सनैलिटी लिए हुए हैं और आप चाहते हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री में खुद एक्टर बन सकते थे, खुद डायरेक्टर बन सकते थे, प्रोड्यूसर बन सकते थे, लेकिन आपने कहा मैं अकेला बनूंगा। जो आपके मन में आया, आपने हजारों डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर और कैमरामैन प्रोड्यूस करके दिए इंडस्ट्री को। कितना बड़ा योगदान है। तो मैं चाहता हूं कि ये आपके मन में भाव कैसे आया कि इस तरह का इंस्टीट्यूट उत्तर भारत में होना चाहिए। अभी तक सब बम्बई में या साउथ में ही फिल्म इंडस्ट्री के लिए सीखने के लिए जाते थे, और भारत का पहला उत्तर भारत में आपने बनाया इंस्टीट्यूट जिसमें पूरी दुनिया से लोग पढ़ने के लिए आते हैं। ये भाव आपके मन में कैसे आया? नमस्कार, एक बार फिर से निर्मल वैद जी, आपका शुक्रिया, आप यहाँ आए, ये बड़ी खुशी की बात है। दो लाइनों से शुरू करना चाहता हूँ कि सभी दिशाओं से शुभ सुंदर, भाव विचार भरे नित अंतर, पुण्य धरा बन जाए स्वर्ग ये, मेरे यत्नों से करुणा कर। उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है, देश है, विदेश है, आप किसी पहाड़ की चोटी पे हैं, आप किसी समुद्र के किनारे खड़े हैं, आप किसी हरे भरे बगीचे में रंग बिरंगे फूल देख रहे हैं, या दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला को देख रहे हैं। हकीकत तो ये है कि दो ऐसी चीज़ें हैं जो इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा खूबसूरत हैं जो आपकी आंखें देख सकती हैं, और ये दो चीज़ें हैं आपकी भावनाएं और आपकी विचारधारा। और कितने मज़े की बात है कि दोनों ही चीज़ें जो हैं वो आपके अंदर समर्पित हैं, आपको आंखों की भी ज़रूरत नहीं। आइए आज के इस शुभ अवसर पर परमपिता से, परमेश्वर से ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे अच्छी विचारधारा दे, मुझे अच्छी सोच दे, अच्छी भावनाएं दे, ताकि मैं अच्छे कर्म कर सकूं और अच्छे कर्मों से मैं इस धरती को स्वर्ग का रूप दे सकूं। ऐसा मेरा मानना है और मुझे उम्मीद है कि सुनने वाले भी मेरी इस बात से सहमत होंगे। अरे वाह, बिल्कुल जी, बिल्कुल। निर्मल जी, बात चली जाती है 1975 की। मैंने स्कूल कंप्लीट किया, 1978 में मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूरी की, और उस वक्त तक मेरे अंदर नाटक जो है वो जम चुका था, क्योंकि दिल्ली में सिर्फ नाटकों का ही प्रभाव था, सिनेमा जैसी चीज़ तो कोई थी नहीं। और उन नाटकों को ही कर करके मुझे टेलीविज़न को देखकर ये आभास होने लगा कि मुझे फिल्मों में जाना चाहिए, और मैं फिल्मों की तरफ मेरा रुझाव बढ़ा। टेलीविज़न में मुझे प्रोग्राम मिलने शुरू हो गए, वहाँ से मेरा प्रोत्साहन बढ़ा, और फिर एक दिन मैं मुंबई चला गया। मुंबई जाकर मैंने हालातों को देखा। मुझे मौका मिला 3 फीचर फिल्मों में लीड रोल करने का, और तीनों में उस वक्त की 3 बड़ी हीरोइनें थीं। ये कुछ ऐसा स्वाभाविक, कुछ ऐसा हो गया कि जो मिस्टर H.N. रेड्डी उन तीनों फिल्मों के प्रोड्यूसर थे, वो अनफॉर्चुनेटली गुजर गए, और तीनों प्रोजेक्ट जो थे वो शेल्व हो गए। और उनके बच्चे बोले, हमारा पिताजी जैसा ना तो पैशन है, ना कोई इंटरेस्ट है, और मुझे कहीं ना कहीं हताश होना पड़ा। वो खैर एक वजह रही, एक वजह बनी, और मैं इस बात पे सोचने पे मजबूर हो गया कि मैं घर बार अपना सुख आराम और अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में काम ढूंढने आया हूँ। ये बात मुझे हजम ही नहीं हो रही थी पहले दिन से। ठीक है। तो मैं दिल्ली वापस आया, और यहाँ आकर मैंने इस बात पे विचार किया कि बम्बई में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से लोग बम्बई की तरफ जा रहे हैं। तो वो सबसे पहले जो मेरे दिमाग में चीज़ आई वो थी फिल्म सिटी।
और वहाँ से मेरा एक नया सपना पैदा हुआ और मैंने वहाँ सोचना शुरू किया कि ऐसा काम दिल्ली में क्यों ना हो। वो और बात है कि इसी बीच में मैं हिंदुस्तान के एक पुराने फिल्म संस्थान में भाग लेना चाहता था, उसमें कोर्स करना चाहता था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ भी मुझे पता चला कि जो एक्टिंग का कोर्स है वो बंद हो गया है। तो मैं हताश हुआ, मुझे बड़ी हैरानगी इस बात की हुई कि इतना पुराना संस्थान जिसमें और फिल्म संस्थान जिसमें एक्टिंग का कोर्स बंद कर दिया गया है, मैं हताश हुआ हूँ। शायद मेरे साथ ऐसे हजारों लोग होंगे जो शायद हताश हुए होंगे। वो दूसरा एक पॉइंट बन गया। तो ऐसे जब मैं दिल्ली आया 1986 में पहुंच रहा हूं मैं, 86 के अंदर मैंने ये फिल्म सिटी की योजना पहले अपने मन में तैयार की, फिर कागज़ पे तैयार की और फिर उसके बाद में गली गली कूचे कूचे इसे ढूंढने के लिए इसकी सलाह ढूंढने के लिए निकला। मुझे कोई नहीं मिला। मैं एक लैंड लेने के लिए निकल पड़ा। 26 साल का मैं कुल था और मैंने LNDO, DDA, MCD, NDMC, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली सरकार सबके आगे हाथ फैलाए। आप हैरान होंगे, किसी ने फाइल तक नहीं खोली, किसी ने जिक्र नहीं होने दिया। सिनेमा का शब्द सुनते ही लोगों को ऐसे लगता था कितनी अजीब और गरीब सी बात करता है। जैसे आज के ज़माने में कोई ये कहे कि मैं रॉकेट में अभी जरा चांद से नहीं मार्स से होके आता हूँ। तो ऐसा लोगों को लगता था जैसे कि कितना बेवकूफ़, ये तो फिल्म बफ है, ये तो फिल्म गोअर है, ये तो इसे काट गया है काला कीड़ा फिल्म का। मैं हताश नहीं हुआ। मुझे इतना यकीन था अपने काम के ऊपर, अपनी कन्विक्शन थी एक और डिटर्मिनेशन भी थी। और मुझे लगता था ये सब लोग कितने अजीब हैं, कितने कमज़ोर हैं कि ये एक प्रोजेक्ट भी नहीं सुन सकते, पढ़ सकते, देख सकते और समझने की तो बात ही दूर थी। ये मेरी किस्मत अच्छी थी कि 1986 में ही मेरी मुलाकात नोएडा के चेयरमैन से हुई। मैंने उन्हें ये प्रोजेक्ट की वर्बली सरसरिया तौर पे बात की। उनके चेहरे पे मैंने एक मुस्कुराहट देखी और उन्होंने बोला आइए आप मुझे मेरे दफ्तर में आके मिलिए। मुझे इतना ही बहुत था क्योंकि पहली दफ़ा किसी ने मुझे बिलीव किया, इतना यकीन दिलाया कि वो सुनने को तैयार है। मैं नोएडा अथॉरिटी में गया, मैंने चेयरमैन साहब को पूरा प्रोजेक्ट बताया। मैंने पहली दफ़ा किसी IAS अफसर को कुर्सी से उछलते देखा और उन्होंने बोला देखो दोस्त, हमारे पास जगह भी है और हमें नए प्रोजेक्ट की ज़रूरत भी है। क्या बात है। नोएडा नया शहर बस रहा था और उन्होंने मुझे कहा कि इस प्रोजेक्ट को आप फॉर्मल तरीके से सबमिट करिए, फिर हम सोचेंगे और देखेंगे। मैंने 2-4 दिन का टाइम लिया, सब कुछ मेरे पास था। मैंने उसको एक फॉर्मल तरीके से सबमिट किया। दिसंबर 1986 की बात है और दिसंबर 1987, मुझे 1 साल लगा इस प्रोजेक्ट के पीछे मैं हाथ धो के पड़ा रहा और दिसंबर 1987 में ये प्रोजेक्ट यूपी सरकार ने लखनऊ से पास कर दिया। अरे वाह। वीर बहादुर सिंह जी उन दिनों में चीफ मिनिस्टर थे, उनका भी रुझाव कुछ फिल्मों की तरफ था, अच्छा लगा। यहाँ जो चेयरमैन थे उनका रुझाव फिल्मों की तरफ था, अच्छा लगा और उन्होंने फिल्मों को समझा, इस पूरे प्रोजेक्ट को समझा। मैं जानता हूँ कि एक राष्ट्रीय लेवल के ऊपर जब प्रोजेक्ट आता है तो उसमें बहुत टाइम लगता है, उसमें मोडालिटीज़ देखी जाती हैं, प्रॉस एंड कॉन्स देखे जाते हैं, उसके अंदर मनी इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है, आउटकम देखा जाता है, प्रोजेक्ट की सारी सीमाओं को तय किया जाता है, फिर उसके बाद वो प्रोजेक्ट अनाउंस किया जाता है और समय लगना था। मुझे उसके लिए कोई गिला या शिकवा नहीं था। जब ये प्रोजेक्ट पास हुआ तो उसके बाद आप सोचिए कि अचानक सभी ने मुझे फाउंडर ऑफ नोएडा फिल्म सिटी कहना शुरू कर दिया, जबकि ये शब्द सुनने के लिए मुझे कई और महीने इंतज़ार करना पड़ा था। मार्च 1988 के अंदर अलॉटमेंट शुरू हुई और 88 की इस अलॉटमेंट में आप हैरान होंगे कि लोग आने को तैयार नहीं थे नोएडा में। आप ही लेके आए सबको, जो इनिशियली जिन्होंने सारा ये सेटअप, जिसे कहते थे कि नोएडा आ जाइए तो वो सुन के राजी नहीं था। हम कहते थे यूपी में आ जाइए, वो डरते थे लोग इस जगह पे आने के लिए, लोग कांपते थे जी। कि जिस शहर का नाम नहीं सुना और यूपी का इतना बड़ा कोई नाम नहीं था पूरे देश में, तो वो वहाँ एक संकोच की भावना थी लोगों के दिमाग में, लोग नहीं आना चाहते थे। मैंने हाथ पकड़ पकड़ के लोगों को फॉर्म भरवाए क्योंकि मैं जानता था कि सरकार एक आदमी को 100 एकड़ नहीं देगी। 100 एकड़ का प्रोजेक्ट था ये, जिसमें 75 एकड़ आउटडोर के लिए था और 25 एकड़ इंडोर के लिए था। 3 एकड़ की सड़कें बनी थी और 22 एकड़ अलॉटमेंट के लिए था। और ये इसमें 2-3 गार्डन थे, तो कर करा के करीब
पहले स्टेज में कुल 6 लोग आए और 6 लोगों को अलॉटमेंट हुई, फिर 6 और आए बड़ी मुश्किल से, जी। वो 6 आए और ये 6 ऐसे नहीं आए। हम लोग नोएडा अथॉरिटी की पूरी टीम को लेकर दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास नगाड़े बजाते हुए हमने लोगों को इत्तला किया कि नोएडा फिल्म सिटी आ रही है, हाँ। आइए भाग लीजिए। कोई रिस्पॉन्स नहीं। खैर पहले 6 की जब अलॉटमेंट हुई तो उससे थोड़ी सी जागृति इंडस्ट्री को मिली, अगले 6 और हुए तो 12 हो गए। फिर 12 में जब क्योंकि नाम अच्छे जुड़ चुके थे तो खबर चारों तरफ से बड़ी गहरे तरीके से पहुंची। फिर यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी में मैं एक दिन गया तो देखा लाइन लग गई है, करीब 100 से भी ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई हैं। और तब चेयरमैन साहब बोले कि भाई अब पहले लोग आते नहीं थे, अब 100 एप्लीकेशन हैं और हमारे पास कुल मिला के 4 ही प्लॉट बचे हैं। हाँ जी। 16 किए उन्होंने, 12 के 16 किए बाद में, 12 थे ओरिजिनल। और यहाँ से पूरी फिल्म सिटी की योजना तैयार हो गई। वाह। और उसके बाद ये जो एक्टिंग स्कूल का कब आपके मन में आया? हमने 2 साल बड़ी मेहनत की। हम लोगों ने हमें 3 साल दिए गए स्टूडियो बनाने के लिए। 88 में अलॉटमेंट हुई, 91 में 10 मार्च 1991 को भारत का, उत्तर भारत का पहला प्रोफेशनल फिल्म स्टूडियो मारवा फिल्म्स एंड वीडियो स्टूडियो के नाम से तैयार हुआ और बड़े जोशो उल्लास के साथ यहाँ पर इनॉग्रेशन हुई। आधे से ज़्यादा बम्बई मारवा स्टूडियो के प्रांगण में मौजूद थी। मैं भी उस कार्यक्रम में था। 2000 से भी ज़्यादा लोग हाँ। यहाँ कुछ हमें मिलने, कुछ एक्टरों को देखने के लिए, कुछ हमारी तारीफ करने के लिए और कुछ शायद हमारी निंदा करने के लिए यहाँ मौजूद हुए। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था, प्रभाव बहुत गहरा था। और पहला क्योंकि स्टूडियो खुल चुका था तो उससे जो बाकी के 11 लोग थे उन्हें भी अब समय मिल रहा था कि हमें एक एक करके वापस आना है, क्योंकि 3 साल का समय पूरा हो रहा था। 2 साल हम लोगों ने स्टूडियो चलाया। हमने तकरीबन 50-60 टेलीविज़न प्रोग्राम, फीचर फिल्में और हर किस्म के प्रोग्राम यहाँ से बनाए। तो उससे मेरा उत्साह बढ़ा, जोश बढ़ा, मैंने खुद सीखा काम को। उस 2 साल के दौरान उन 50-60 प्रोजेक्ट के साथ जुड़कर और सुबह 9 बजे से लेकर रात के करीब 2 बजे तक मैं यहीं स्टूडियो में हर शूटिंग के साथ जुड़ जाता था। मैंने उन सारी विद्याओं को सीख लिया जो किसी एक फिल्म इंडस्ट्री में किसी को एक स्टूडियो चलाने या किसी एक फिल्म इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए चाहिए होती हैं। और वहाँ से मुझे ये जागृति आई, जबकि सोच मेरी पुरानी थी, लेकिन मैं अपने आप को पहले ट्रेंड कर लेना चाहता था ताकि मैं जब स्कूल खोलूं तो मैं कहीं किसी भी चीज़ में मात ना खाऊं। तो मैं उन सारी चीज़ों से, चाहे वो प्रोडक्शन, डायरेक्शन, एडिटिंग, कैमरा, एक्टिंग, प्रेजेंटेशन, स्टूडियो लाइटिंग, साउंड, सेट डिज़ाइनिंग, कॉस्ट्यूम, कोई ऐसा मैंने डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा जिस डिपार्टमेंट में मैं काम ना करता रहा हूं। और मैं यहाँ आने वाले सभी लोगों को मदद करता था, उसमें जुड़ जाता था और रात के 2-2 बजे तक, जब तक शूटिंग ख़त्म नहीं होती थी, तब तक उनके साथ लगा रहता था। शायद ऐसा लोगों ने नहीं देखा था पहले कि स्टूडियो ओनर को ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसके पीछे एक मेरा बहुत बड़ा मकसद था। मैं हर किस्म के, हर जॉनरे के काम को, शूटिंग के पैटर्न को, फॉर्मेट को सीखना चाहता था, हर किस्म के इक्विपमेंट को जानना चाहता था। 1991 से 93 तक यही सिलसिला चलता रहा। और 1993 के अंदर जो मेरा ये दबा हुआ सपना था, जो मेरी सोच थी कि मुझे भारत का पहला निजी फिल्म संस्थान खोलना है, वो मैंने उसके लिए काम कर चुका था। मैं उन 2 साल में कर चुका था। और हम लोगों ने 22 जुलाई 1993 को एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न, भारत का चौथा और पहला निजी संस्थान, उत्तर भारत का तो पहला था ही, हमने ये संस्थान खोला। और हम लोगों ने 4 कोर्सेज और 40 स्टूडेंट के साथ ये पूरा सिलसिला शुरू किया, जिसमें 4 कोर्स थे, प्रोडक्शन डायरेक्शन, एडिटिंग, कैमरा और एक्टिंग। कुल ऐसे 4 कोर्स थे। आज कितने कोर्स हैं जी? आज हमारे पास तकरीबन 80 से 90 कोर्स हैं। और ये तकरीबन 29 साल की दौड़ इंस्टीट्यूशन की और 31 साल की दौड़ स्टूडियो की। इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ समझाया। एक ज़िंदगी का नया दौर मैंने यहाँ से सीखा है और हज़ारों और लाखों लोगों के साथ मेरा मिलन हुआ। हम लोगों ने 30 साल पहले एक शब्द दिया था, लव, पीस एंड यूनिटी थ्रू आर्ट एंड कल्चर।
और मैं इस शब्द को अपना मिशन बनाना चाहता रहा, और शायद यही वजह थी कि मैं आज के 5 इवेंट मिलाकर कुल जोड़ूं तो करीब 7,500 से भी ज़्यादा इवेंट हम लोग इस वक्त उनके साथ जुड़ चुके हैं। और हर इवेंट कहीं ना कहीं इस बात का गवाह है कि लव, पीस एंड यूनिटी थ्रू आर्ट एंड कल्चर हमारा जो मकसद रहा है वो पूरा होता नजर आ रहा है। जी जी बिल्कुल। इसी वजह से जैसे मैंने आपको कहा कि आप भारतीय कला संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर हैं, केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में। और आपने पूरे विश्व में भारतीय कला संस्कृति का डंका बजाया हुआ है। आप कितने ही ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, मेरे ख्याल 100 से ज़्यादा संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, पैटर्न, चीफ पैटर्न से लेकर, और स्काउट में आप चीफ स्काउट ऑफ इंडिया, जो कई देशों में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होते हैं, वो पद से आप सुसज्जित हैं। पहले भारत में उपराष्ट्रपति को वो पद मिलता था। इसी प्रकार से यूनाइटेड नेशन की कितनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं। पूरे विश्व से फिल्म मेकर्स यहाँ फिल्म फेस्टिवल के लिए आते हैं। हर महीने किसी न किसी देश का फिल्म फेस्टिवल, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स, पेंटिंग गैलरी और अवार्ड फंक्शंस, फिल्म अवार्ड, डॉक्यूमेंट्री फिल्म अवार्ड, मोबाइल फिल्म अवार्ड, ना जाने कितने, अगर मैं सिर्फ गिनाता रहूँगा तो शायद एक दिन लग जाएगा। इतने प्रकार के कार्यक्रम जो हमें देखने को मिलते हैं। आपका अपना रेडियो नोएडा है, इसके अलावा अपना एक टेलीविज़न है, और उसके माध्यम से पूरा सभी लोगों को, क्योंकि यहाँ ट्रेनिंग जो लेने आता है, जब अपना स्टूडियो होगा तो उसको अपने स्टूडियो में पूरी ट्रेनिंग मिलेगी। एंकरिंग से लेकर प्रोडक्शन की एक एक बारीक चीज़ को यहाँ सिखाया जाता है। तो ये सब भाव जो इनके मन में आया, जो इन्होंने मिशन लेके चला था, लव, पीस एंड यूनिटी, कला संस्कृति के माध्यम से, ये हमारे ऋषि मुनियों द्वारा आरंभ किया गया है। मैं आज के इनको ऋषि कहता हूं, जो आज भी कला संस्कृति के माध्यम से भारत राष्ट्र को ऊपर लेके जा रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री और जो भी इस प्रकार के लोग काम कर रहे हैं, आप उनके प्रमुख सहयोगी हैं। तो ये अब और क्या क्या योजना, आप पर्यावरण के लिए भी काम करते हैं, आप विमेंस के लिए भी काम करते हैं, शायद ही कोई चीज़ छुट्टी होगी। और मुझे ये भी है कि आपने कई योजनाएं शुरू की जिसको हमारे प्रधानमंत्री ने अडॉप्ट किया, और बड़े पैमाने पर, उसके बारे में कुछ बताइए। हम लोगों ने 30 साल पहले एक शब्द और दिया था कि आर्ट एंड कल्चर, फिल्म और कल्चर टूरिज्म जी। तो और शायद तब भी लोगों के समझ में नहीं आया था, लेकिन मज़े की बात यह कि आज सारी दुनिया फिल्म एंड कल्चर टूरिज्म की बात कर रही है। और फिल्म और कल्चर टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए, इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए, हम लोग तकरीबन अब तक 30 लाख लोगों को नोएडा फिल्म सिटी की ओर आकर्षित कर चुके हैं। क्या बात है। 30 लाख लोग यहाँ आ चुके हैं। यह फिर से एक बार अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना है, और इसके लिए मैं सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने जिसको जब किसी को बुलाया, करीब 156 मुल्कों के लोगों को हम लोग अब तक यहाँ पर आमंत्रित कर चुके हैं, जो यहाँ पहुँच चुके हैं। हम लोगों ने मैं तकरीबन 650 संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ। करीब 200 से भी ज़्यादा संस्थाओं में मैं ऑफिस बेरर हूँ, या पैटर्न हूँ, या चेयरमैन हूँ, या कुछ, और 100 संस्थाओं को मैं चेयर कर रहा हूँ, जो मेरे ही दफ्तर से यहाँ चलती हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने तकरीबन सभी किस्म की चीज़ों को, सभी विद्याओं को हमने एक साथ बटोरा है। और वासुदेव कुटुंबकम हमारा ध्येय रहा है। और मुझे अच्छा तब लगा जब लोगों ने मुझे ये आकर कहना शुरू कर दिया कि आपने एक बार फिर से नोएडा को नालंदा बना दिया है। और वो शायद मेरे दिल को लगी बात, और मैं चाहता था कि इसे हकीकत में, मेरे दिल की बात थी कि जिस नालंदा को हमने ऐतिहासिक किताबों में गुम कर दिया है, खो दिया है, वो यहाँ फिर से हमें जीवित करने का एक बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 156 देश हमने कवर किए, 145 देशों से हमारे पास बच्चे पढ़ने आ चुके हैं। हम लोग 20,000 से भी ज़्यादा मीडिया प्रोफेशनल तैयार करके पूरी दुनिया को दे चुके हैं, और तकरीबन सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं। खास तौर पे हमने विद्या पे ध्यान दिया, पढ़ाई पे ध्यान दिया। एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर हमने एजुकेशन को अब तक इन 29-30 सालों तक मेंटेन करके रखा हुआ है। उसमें हम 1% भी कहीं गैप नहीं आने देते। और यही वजह है कि AFT आज 27 मुल्कों के अंदर केस स्टडी
बना है। UCLA के बिजनेस स्कूल में हम लोग केस स्टडी बने हैं और हमारे 9 अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड अब तक पूरे हो चुके हैं जो विभिन्न किताबों में इस वक्त छपना शुरू हो चुके हैं। क्योंकि जब हम लोगों ने फिल्म सिटी शुरू की थी तो फिल्म सिटी लोग तब भी हंसे थे और आज फिल्म सिटी दुनिया की सबसे तेज दौड़ती हुई फिल्म सिटी है। ये 100 एकड़ का कॉम्प्लेक्स, 75 एकड़ आउटडोर, 25 एकड़ इंडोर, 16 स्टूडियो में से तकरीबन 350 चैनल इस वक्त 162 मुल्कों में प्रसारित हो रहे हैं। 17,000 आदमी इस फिल्म सिटी में 8 घंटे की 3 शिफ्ट में काम करता है और जो कास्केडिंग इफेक्ट है तकरीबन 1,50,000 लोग अपनी रोजी रोटी इस फिल्म सिटी की वजह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कमा रहे हैं। क्या बात है ये हमारा पहला रिकॉर्ड बन गया। दूसरा रिकॉर्ड था कि मारवा स्टूडियो के इस 30 साल के एक युग में हम लोग तकरीबन 4,500 टेलीविजन प्रोग्राम 50 से भी ज़्यादा चैनल के लिए बना चुके हैं। करीब 125 फीचर फिल्मों के साथ जुड़े हुए हैं जो 8-9 भाषाओं में यहाँ बनी हैं और तकरीबन समझिए कि 5,000 ट्रेनिंग फिल्मों का निर्माण हो चुका है। और मारवा स्टूडियो जो है वो एक मैटरनिटी हॉस्पिटल बन गया सभी नए चैनलों का। यहाँ से ZTV की शुरुआत, सहारा, महुआ, प्रज्ञा, ETV, BTV, ITV, NDTV, स्टार टीवी, स्टार न्यूज़, ये सभी चैनल यहाँ से निकल के आस्था, संस्कार सभी अपने आप में ये खुद ही जो है एक बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन आज बन चुके हैं। जी जी। हमारा अगला रिकॉर्ड बना जब हम AFT के लिए, तो आज जब मैं कट शॉर्ट करता हूं तो इस 29 साल के दौर में, पढ़ाई के दौर में आप समझिए कि हम लोग तकरीबन 20,000 से भी ज़्यादा मीडिया प्रोफेशनल तैयार कर चुके हैं जो हमारे पास 145 मुल्कों से आए हैं और हम लोगों ने तकरीबन 80 से भी ज़्यादा कोर्स जो है अब तक डिज़ाइन कर चुके हैं जो 3 महीने से लेके 4 साल, सर्टिफिकेट से लेके डिग्री तक यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं। और इसी तरीके से 7,500 इवेंट का ये एक अलग रिकॉर्ड, 30 लाख लोगों को यहाँ फिल्म और कल्चर टूरिज्म के अंदर लाए, उसका एक अलग रिकॉर्ड। और एक हमारा रिकॉर्ड स्पोर्ट्स में भी बना। हम लोगों ने स्पोर्ट्स और मीडिया को जोड़ा। कॉमनवेल्थ के दौरान 2010 के टाइम पे हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वाघा बॉर्डर से लेकर और नेहरू स्टेडियम तक हमने क्वींस बैटन रिले को कवर किया। 28 प्रदेश, 5 यूनियन टेरिटरी, 20,000 किलोमीटर, 300 इवेंट, 900 सिटी को कवर करते हुए हम लोगों ने 10,000 फोटोग्राफ, 1,000 घंटे की फिल्म मेकिंग, 102 रेडियो प्रोग्राम और 102 शॉर्ट फिल्में तैयार करके 102 दिन में अपने लिए एक अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया। और उसके लिए मुझे भारत सरकार ने गोल्ड मेडल दी, बहुत अच्छा सम्मानित किया। अब तक कोई फिल्म, टीवी, मीडिया, आर्ट, कल्चर कंपनी ने इतना काम नहीं किया। जबकि जो पहली फिल्म उस घोंग पे चली थी, जो ओपनिंग फिल्म थी, वो भी मारवा स्टूडियो ने बनाई थी। तकरीबन 75 मेरे स्टूडेंट 75 फिल्म कंपनियों के साथ असिस्ट कर रहे थे उनको पूरी गेम्स को कवर करने में, वो भी इसके साथ जुड़ा। और 900 लोगों को मौका मिला था बैटन लेकर भागने का और जयपुर से दिल्ली तक का मुझे भी मौका मिला बैटन लेकर भागने का। ये सब जोड़कर एक हमारा फिर से अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना। इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि इस संस्थान को अब तक 1100 से भी ज़्यादा दफ़ा सम्मानित किया जा चुका है। करीब 190 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड हम देश के लिए ला चुके हैं जो अब तक शायद सबसे ज़्यादा हैं इस क्षेत्र में। और हम लोगों ने सिर्फ फिल्म, टीवी और मीडिया की बात नहीं की। अब मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ कि हम लोगों ने ये देखा कि मीडिया पर्सन होने के नाते हमारा ये बहुत कंधों पे भार है, एक समाज का जो उजागर करना, देश को आगे बढ़ाने का ये एक जिम्मेदारी हमारी आम आदमी से ज़्यादा है। तो शायद यही वजह है कि एक चिल्ड्रंस डिपार्टमेंट, एक वुमेंस डिपार्टमेंट, एक डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट, एक एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, एक स्किल डेवलपमेंट, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट, एक इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारे डिपार्टमेंटों को यहाँ पर खोला और हर डिपार्टमेंट के अंदर हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और खुशी इस बात की है कि मेरे साथ, क्योंकि मेरे जो संगी साथी मेरे साथ काम कर रहे हैं वो इतने ही पैशनेट हैं जितना मैं, उनमें भी इतनी क्षमता है जितने मेरे में और उतने ही उनमें लगन है जितनी मेरे में। तो शायद यही वजह है कि हम लोग जिस भी डिपार्टमेंट को पकड़ते हैं उसमें हम लोग हाथ धो के पीछे पड़ते हैं और उसको किसी न किसी एक अच्छे मकाम तक लेकर आ ही जाते हैं।
और शायद यही वजह रही कि क्योंकि हमारे काम करने में सफाई है, स्वच्छता है और नीयत साफ है, तो कोई ना कोई शायद उसको देखता है और हमें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इनाम या कोई अप्रिसिएशन या कोई अवार्ड मिल जाता है। क्या बात है। और मैं जानता हूँ कि एक सच्चा हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे ये हमेशा महसूस होता है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे सरकार से, भारत से, देश से क्या मिला। हमें ये सोचना है कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ। तो मेरी ये भावना रही है कि मैं जो कुछ कर सकता हूँ अपने देश के लिए, देशवासियों के लिए, वो मैं करता चला जाऊं। और कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। क्या बात है। तो इसी गीता के ज्ञान के ऊपर हम लोग बिल्कुल बहुत बढ़िया। एक अंतिम मतलब जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज बहुत बड़ी संख्या में हमारा युवा फिल्म, टेलीविज़न, सिंगिंग जो कला है उसके प्रति आकर्षित हो रहा है। अब लोगों का रुझान भी बदल गया। पहले इंडस्ट्री में जाना जैसे अच्छा नहीं समझते थे, परंतु अभी उनको इस बात की समझ में आई है और हर राज्य से, हर गांव से भी इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट और वो सब आ रहे हैं। तो उनके लिए क्या संदेश है, किस प्रकार से जो टैलेंटेड है वो सही जगह पर पहुंचे, एक अगर उसे सचमुच में तराशा जाए। मेरा ये मानना है, कला विहीन मनुष्य पशु समाना। जिस मनुष्य में कला नहीं है वो पशु के समान है, ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। और हमें केवल जो मनुष्य में कला है उसको निखारना है, जिससे वो अच्छा इंसान बन जाए। तो किस प्रकार से वो अप्रोच करें, यहाँ तो एक लिमिट है। इसके अलावा वो उनको आप क्या गाइडेंस दें कि वो जो कला है उसमें किस प्रकार वो आगे बढ़े। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूर्ख इंसान नहीं। सुर इंसान बना देता है, सुर रहमान मिला देता है। सुर की आग में जलने वाले परवाने नादान नहीं। जिन लोगों को कला से और संस्कृति से प्यार नहीं है वो अधूरे इंसान हैं, उनमें कोई ना कोई ज़रूर कमी रह गई है। ये मैं आपकी बात के साथ पूरा सहमत हूँ। और मैं तो इतना ही कर सकता हूँ कि क्योंकि मेरी अपनी लिमिटेशन है, मैं उसके बावजूद भी कहाँ 40 सीटें, आज 5000 बच्चा विभिन्न डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, विभिन्न बिल्डिंगों के अंदर पढ़ रहा है, लिख रहा है मैंने। और ये दुनिया का सबसे कॉस्ट इफेक्टिव संस्थान है। जो जितने भी दुनिया के अंदर क्रिएटिव ट्रेनिंग के संस्थान चल रहे हैं, उसमें से अगर आप देखें तो AFT सबसे सस्ता है, जबकि फिल्म, टीवी, मीडिया को पढ़ाना बहुत महंगा काम है। उसके बावजूद भी हम लोगों ने इसे इतना सस्ता रखा हुआ है ताकि कोई भी जिसके दिल में ये एक ख्याल आ जाता है कि वो इन चीज़ों से जुड़ना चाहता है, उसके लिए संस्थान सबसे बेहतरीन हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अब कौन क्या कर रहा है इसकी तो मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन इतना यकीन ज़रूर दिला सकता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ उससे अच्छा अभी तक कोई और नहीं कर रहा है। क्योंकि इतना खूबसूरत माहौल, एक बहुत ज़बरदस्त वेल प्लान अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर ट्रेनिंग, दुनिया भर के फैकल्टी और वर्कशॉप, सेमिनार, सिंपोजियम, इंटरैक्शन प्रोग्राम, गेस्ट फैकल्टी, फॉरेन फैकल्टी, फेस्टिवल्स और क्या नहीं। तो ये एक ऐसा 360 डिग्री का हमने माहौल तैयार किया है कि बच्चा इसमें सिर्फ प्रफुल्लित ही नहीं होता, बल्कि वो एक खुल के उसकी जो पर्सनालिटी है वो निखर के ऊपर आती है। और यही वजह होती है कि हमारा बच्चा जो है यहाँ से निकलते ही जब इंडस्ट्री में पाँव रखता है तो वो कामयाब हो जाता है। ये हमारा धर्म है, इसके लिए, इसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और यही हो सकता है कि आने वाले समय में अगर हमारे पास और ज़्यादा एनरोलमेंट होती हैं, और ज़्यादा बच्चा आता है, तो हम उनको पढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, उन्हें बढ़ावा देंगे। और हम लोग इन सस्ते सुंदर कोर्स फीस के ऊपर उन्हें प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा आपने पहले ही बता दिया कि यहीं बच्चे को नाटक का भी, फिल्मों का भी, प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, न्यू मीडिया, मतलब हर सभी विधाओं का उसे एक्सपोजर मिलता है। अगर उसकी फीस इन चीज़ों से जोड़ ली जाए तो मुझे नहीं लगता कि बच्चा इसकी फीस दे पाएगा। तो हम लोग बड़ी नॉमिनल फीस है। और मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जिसके अंदर रुझाव है कला के प्रति, वो अपनी कला को मत दबाए,
अपनी कला को प्रोत्साहित करे, अपने आप को मौका दे, समाज में आगे आने की कोशिश करिए और करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। अपनी जिस कला में आपका लगता है कि आप प्रभावशाली हैं, उस कला को निखारिए, उसमें काम करिए, उसमें मेहनत करिए। जी हाँ, कलावहीन मनुष्य पशु समाना। जिस मनुष्य में कोई कला नहीं है वो पशु के समान है, ये हमारे वेदों में कहा गया है। और आज ये एक ऐसा गुरुकुल है, ऐसा नालंदा और तक्षशिला है जो कला को निखारता है। आप ऐसे जोहरी हैं जैसे हीरा कोयले की खान में पैदा होता है, लेकिन जब तक हीरे को तराशा नहीं जाता वो हीरा नहीं बन सकता। तो आप वो शख्सियत हैं, वो अध्यापक हैं जो उन हीरों को जो तराशने के लिए इनके पास पूरे देश के श्रेष्ठ अध्यापक हैं, अपनी अपनी विधा के मास्टर्स इनके पास हैं जो हर कला को पूरी तरह से निखारते हैं, जिनके यहाँ से हजारों की संख्या में कलाकार पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारी इंडस्ट्री को, हमारे कला के विभिन्न आयामों को लेकर आगे बढ़े हैं। मैं सचमुच में आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने जो ये मिशन शुरू किया है, एक छोटा वृक्ष जो 29 वर्ष पूर्व लगाया था, आज पूरा एक वट वृक्ष बन चुका है। और उसकी शाखाएं मैं चाहता हूं कि पूरे देश में इस तरह के और भी कई विद्यालय, विश्वविद्यालय खुले, ताकि पूरे देश में लोग अधिक से अधिक आपका मार्गदर्शन ले सकें और काम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। थैंक यू निर्मल जी, थैंक्स।